नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 370वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता। इनका मैं छोटा सा एक इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर गिरीश गुप्ता गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने MD होम्योपैथ से किया है, ये PhD भी हैं। ये गॉर्डन क्लिनिक सेंटर फॉर होम्योपैथी रिसर्च के चीफ कंसल्टेंट हैं। ये प्रेसिडेंट है होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन, एक NGO है, उसके प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग के। इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक जो CCH द्वारा पब्लिश हुआ है, इसके एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के ये मेंबर भी हैं। ये मेंबर हैं SAC-CCRH के भी हैं। ये स्पेशल कमिटी फॉर ह्यूमन पैथोजेनिक ट्रायल CCRH के भी मेंबर हैं। और ये गवर्निंग बॉडी में NIH कोलकाता के भी मेंबर हैं। ये मेंबर है IGRH पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के भी ये मेंबर है। और एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च नोएडा के भी एडिटोरियल बोर्ड के ये मेंबर है। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इनके बहुत सारे साइंटिफिक के पेपर भी पब्लिश्ड हुए हैं, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, गाउट, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, लाइचिन प्लानस, ओवेरियन सिस्ट, क्रॉनिक रीनल फेलियर एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। इनके बुक्स भी पब्लिश हुए हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी पे भी इनके बुक्स पब्लिश्ड हुए हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी और प्राइजेस भी दिए गए हैं, जैसे नेशनल यूथ अवार्ड, कमल रत्न अवार्ड, बेस्ट साइंटिफिक पेपर अवार्ड, भारत ज्योति अवार्ड, राजीव गोयल यंग साइंटिस्ट अवार्ड, इंटरनेशनल हैनीमैन अवार्ड, नेशंस विकास रत्न अवार्ड, ज्वेल ऑफ इंडिया अवार्ड, नेशनल गोल्ड स्टार अवार्ड, मदर टेरेसा एक्सेलेंट अवार्ड एक्सेट्रा बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं। आज का इनका विषय है मोलस्कम कॉन्टेजियस के लिए साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक चिकित्सा और प्रबंधन। सो डॉक्टर गिरीश गुप्ता, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। डॉक्टर सानी साहब, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर सपना, डॉक्टर दीपमाला, आप सब लोग हमको देख पा रहे हैं? यस सर, आप विजुअल है। आवाज आ रही? हाँ सर, वेरी क्लियर। चलिए चलिए। सो अभी बहुत जल्दी हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे दिल्ली में मुलाकात हुई थी और 2-3 दिन के अंदर आज आपसे वर्चुअल मुलाकात हो रही। डॉक्टर दीपमाला, आपको याद है? यस सर। राजेश, सपना, डॉक्टर सानी, सब लोगों से मुलाकात हुई थी। सो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए वर्चुअल माध्यम से इतना प्रयास कर रहे हैं। और इतनी लंबी सीरीज मुझे लगता है दुनिया में किसी देश में भी होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति में इस तरह की कोई सीरीज नहीं चली। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कई बार मुझे इसमें फोरम पे आने को मौका मिला, आज दोबारा मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। आज का टॉपिक देखिए, स्किन डिजीज हैज ऑलवेज बीन माय पैशन, क्योंकि जितने भी स्किन डिजीज हैं
बारिंग अ फ्यू, उनका जो निदान है, उनका जो उपचार है, होम्योपैथी से अच्छा किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है। मैं दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बुराई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं स्किन की जिनको कि क्लासिकल होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। मैं क्लासिकल इसलिए कह रहा हूं कि बहुत मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस या पेटेंट या कंपाउंड्स मिक्सचर्स से होम्योपैथी जो बीमारियां हैं स्किन की, इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। उससे केसेज और खराब हो जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारी बीमारियों में जो मैंने काम किया, उसमें से मोलस्कम कंटेजियोसम एक बीमारी है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये वर्क जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया, गौरांग क्लिनिक एवं होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में कपूरथला जगह वहां पे स्थित है। और आप सबको पता है कि करीब 82 से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और इस सेंटर का उद्घाटन ये 95 में मैंने इसको स्टैब्लिश किया। और जो नई बिल्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा, इसका विधिवत उद्घाटन 2005 में हुआ था लखनऊ की मेयर डॉक्टर राय के द्वारा। ये हमारा प्रेजेंट प्रेमिसेस है जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। क्लिनिकल वर्क, रिसर्च वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सारा काम इसी बिल्डिंग में होता है। सो मोलस्कम आपको सभी को मालूम है कि इससे कंटेजियस स्मॉल मल्टीपल अम्प्लिकेटेड सिस्टिक लीजन कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। जिससे ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसका मोलस्कम कंटेजियोसम नाम ही इससे पड़ा, बिकॉज इट इज कंटेजियस, इट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, हेंस नेम कंटेजियोसम। ये ज्यादातर बच्चों में और एडल्ट्स में पाया जाता है, ज्यादा एज के लोगों में ये नहीं होता है। सो मैं बीमारी की बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन जैसा होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, वी ट्रीट द पर्सन एज ए होल, नॉट द डिजीज इन पर्सन। ये दिमाग में हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि मैं पूरे मरीज का होलिस्टिक पॉइंट से इलाज करूंगा, जैसा कि डॉक्टर हेनीमैन ने, हमारे स्टालवार्ट्स ने हमको दिशा दिया। और अभी जो केसेस हम आपको दिखाएंगे, उससे बात साबित हो जाएगी कि जो मैं कह रहा हूं वही किया गया। तो मैं सीधे, बिकॉज मोलस्कम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो उसके डिटेल, थियोरेटिकल डिटेल में न जाके मैं मॉडल केसेस आपको दिखाऊंगा, 4-5 केसेस, जिनमें कि किस तरह से एक सिंगल ड्रग से रिस्पांस आता है और मरीज क्योर हो जाते हैं। एक बच्चा, लिटिल गर्ल कुमारी पीएस, एजेड 4 years, was brought to us for the treatment of molluscum contagiosum. It was a well-diagnosed case by dermatologist. और पेरेंट्स ने परसॉल, इमिक्वेड, बहुत सारी क्रीम्स जो डर्मेटोलॉजिस्ट लिखते हैं उसको ट्राई किया, बट नथिंग हैपेंड। और डॉक्टरों ने कहा कि इसको कॉटराइज करना पड़ेगा। ये देखिए, एक छोटी बच्ची है, इसके चेहरे में कितने क्लस्टर क्लस्टर ऑफ मोलस्कस लीजन्स आर देयर। उसको इचिंग भी होती थी, कभी कभी वो इन्फेक्ट हो जाता था, पेन भी होने लगता था। तो ये बच्ची को लाया गया 29 जून 2017। सो अब आप देखिए हाउ वी अप्रोच ए केस। ऑन डिटेल्ड इंक्वायरी, हर पेरेंट्स रिवील, बिकॉज 4 साल की बच्ची थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वेरी एक्सप्रेसिव, यूज टू मिक्स अप विद एवरीबडी वेरी इजीली, मुझसे भी फ्रेंडली हो गई तुरंत। एंड उसको अंधेरे से डर लगता था। वैसे 4 साल के बच्चे को यूजुअली डर लगता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली उन्होंने पेरेंट्स से बताया कि अंधेरे में सोती नहीं, उसको डर लगता है। शी हैड ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, चिल्ड पानी, फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सॉल्टी थिंग्स। ये जनरल सिम्टम्स मरीज को जो रिवील कर रहे थे।
ये हम लोगों ने टेकअप किया और पर्टिकुलर सिम्टम्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। सो इस हिस्ट्री पे और इससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं बच्चों में। तो आप देखें, लोकेसिटी, एक्सट्रोवर्टेड, ऑब्स्टिनेट, फियर ऑफ डार्क, सेंटिमेंटल बाय नेचर, डिजायर फॉर आइस कोल्ड वाटर, डिजायर फॉर सॉल्टी थिंग्स, प्यास खूब लगती है उसको, परस्पिरेशन। ये एक जनरल पिक्चर पेशेंट की, बच्ची की हम लोगों ने बनाया और केस को रिपोर्टराइज किया। तो ये आप देखेंगे होम पैच सॉफ्टवेयर है, इसमें फास्फोरस, कैलकेरिया, सल्फर, आर्जेंटम, बहुत सारी दवाएं आती हैं। और पर्टिकुलर सिम्टम को इसमें लेने से कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज उसमें जो मेन दवाएं वो नीचे चली जाती। तो रिजल्ट ऑफ रिपर्टराइजेशन इज फास्फोरस, कैलकेरिया, सल्फर, ये दवाएं हैं। पेशेंट वॉज ए लिटिल चिली, ऑल्दो शी यूज्ड टू हैव, उसको ठंडे पानी की बहुत क्रेविंग रहती थी। सो ये शॉर्टलिस्ट 489 दवाओं में से ये 3-4 दवाएं शॉर्टलिस्ट की गई। सो हम लोगों ने फास्फोरस सिलेक्ट किया, क्यों? बिकॉज ऑफ हर पर्सनैलिटी ट्रेट्स which were typical of phosphorus, like she was very lively, talkative, vivacious, extroverted, liking for ice cream, cold drinks, salty things, with increased thirst. So as a general, in general, patient की picture phosphorus से match कर रही थी। So on 29th June 2017, we started with phosphorus 30, one dose, followed by placebo for a couple of weeks. So she reported on 17 जुलाई को आई, eruption slightly reduced, और उन्होंने कहा नए दाने नहीं निकले, नए eruptions नहीं आए। तो she was kept on placebo। ये देखिए फर्स्ट फोटोग्राफ जो आया 17/7 को, you see the marked reduction of lesions. Then 29th August वो बच्ची लाई गई, old eruptions withering, but a new appeared. तो this was the time to repeat phosphorus 30, again single dose followed by placebo. And after giving second dose of phosphorus, patient उसके eruptions कम होने लगे। फिर 2 अक्टूबर को रिपोर्ट किया, तो उसने कहा कि साहब कुछ सूख रहे हैं लेकिन नए भी निकल रहे हैं। So we increased the potency and single potency, I mean 200 phosphorus single dose was given, followed by placebo for couple of weeks, and फिर वो रिपीट किया उसने 13th November she reported with the parents. So same prescription was repeated, and ये आप फोटोग्राफ देखें, सेकेंड फॉलो अप फोटोग्राफ जो 13 नवंबर का है। See the marked change, although a few eruptions are there, but there is a marked change. And if you compare the second and third, there is about 80 to 90% improvement with a few doses of phosphorus. So it shows that if our drug is matching with the personality of the patient, then it is going to definitely affect the child for sure. So इस फास्फोरस पेशेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। अभी कुछ दिन पहले भी फिर दिखा के गई है, वो फोटो अभी अपलोड नहीं हुआ, बट पेशेंट इज फर्दर बेटर और नए eruptions आना बंद हो गए। सो नाउ वी हैव स्टॉप द ट्रीटमेंट। अभी सेकेंड केस आपको दिखाते हैं। मास्टर एमजेड, ए 5-year-old, वो 4 साल की बच्ची थी, ये मेल, was brought for treatment of molluscum. उसके कुछ ओरल अल्सर्स भी पहले थे, वो जो भी ट्रीटमेंट दिया अभी नहीं थे। ये देखिए आप, छोटे छोटे से जैसे साबूदाना होता है उस तरह से अम्बिकेटेड eruptions चेहरे में थे। द पेशेंट, अगर आप पेशेंट एज ए होल, द पेशेंट वाज माइल्ड
timid with tendency to weep, used to get offended easily, fear of insect and dark. पहली बच्ची बहुत एक्सट्रोवर्टेड थी, वेरी वाइवेसियस एंड वेरी लाइवली। ये बच्चा थोड़ा टिमिड था, माइल्ड था, जेंटल था, एंड ही हैड लाइकिंग फॉर स्वीट्स। पहले वाले बच्चे में लाइकिंग फॉर सॉल्टी थिंग्स था, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, yet does not want to cover, and perspiration on palms। एक 5 साल के बच्चे में इससे ज्यादा कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और उसका जो नेचर था पहले वाले बच्चे के कंपैरिजन में, ये टिमिड था, उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं था, और बहुत ही इमोशनल बच्चा, वेरी सॉफ्ट बाय लुक एंड बाय नेचर। सो विद दिस वी मेड द रूब्रिक्स। सो टिमिड, fear of insects, fear of dark, offended easily, weeps easily, mild, और समझा दीजिए तो मान जाता था। Desire to uncover, although chilly, tendency to catch cold, perspiration, palm and soul। So इन रूब्रिक्स को रिपर्टाइज किया गया। सो आप देखेंगे इसमें पल्सटीला, कैलकेरिया कार्प, लाइकोपोडियम सल्फर, मेनी ड्रग्स आर appearing। सो इसको रिपर्टाइज, ये जो शॉर्ट टेस्ट किया मैंने, तो पल्सटीला, कैलकेरिया, लाइको ये टॉप पे आ रही। सो 311 दवाओं में से ये 3-4 दवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया। सो पल्सटीला, लाइको, सल्फर वे रूल्ड आउट बिकॉज पेशेंट वाज चिली। अब आप देखिए, पेशेंट वाज चिली, सल्फर, लाइको, पल्स तीनों हॉट मेडिसिन है। कैलकेरिया वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फियर ऑफ इंसेक्ट्स। दिस इज, अब तीनों दवाओं में से सबसे ज्यादा फियर ऑफ इंसेक्ट कैलकेरिया का, fear of dark, tendency to catch cold, perspiration, palm and sole। अगर आप उसको टच करें तो गीली हथेलियां थी उसकी, जो कि लाइकोपोडियम और पल्सटीला में नहीं होता है। सल्फर में भी स्वेट होता है, बट टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इज नॉट सो मच मार्क्ड इन सल्फर। fear of insect is not so much marked in sulfur। So we selected कैलकेरिया का। अब आप देखिए 19 मार्च 2014, so we started with कैलकेरिया का 30 single dose followed by placebo। so सेकेंड विजिट में ही अप्रैल में बच्चा लाया गया, जिसमें कि थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा, बट थर्ड विजिट में देयर वाज नो इंप्रूवमेंट। तो ये फर्स्ट फॉलो अप है, ये बाद का फॉलो अप है। और जो कैलकेरिया का आप देने के बाद, ये देखिए एक ही अरब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये लीजन्स इसके ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। आप कंपेयर करें तो फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड में ये थोड़ा सा उनका साइज बढ़ गया, और वो कई बार इसमें इन्फ्लेम्ड भी हो जाते हैं। वो बीच के फोटोग्राफ है वो कम कर दिए गए, और लास्ट में देखें with a few doses of calcaria carp, patient got cured with molluscum, जो कि एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब थर्ड केस पे आते हैं, मिसेस जेडेफ, एजेड 30। वो दोनों बच्चे थे, एक मेल था एक फीमेल। ये 30 इयर्स की लेडी सफरिंग फ्रॉम पेपुलर इरप्शन ऑन फेस विथ सपुरेशन एट टाइम्स। तो ये देखिए एडल्ट में भी होता है, वो हमारे पास केस मैंने रिकॉर्ड किया है। शी अप्लाइड वेरियस ऑइंटमेंट्स बट विदाउट एनी रिलीफ। ऑइंटमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। आप देखिए चिन एंड गाल पे, ये लेफ्ट साइड गाल पे है, और यहाँ पे चिन में नीचे देखें टिपिकल मोलस्कम। ये मुस्लिम लेडी है, ये बुर्खा पहने हुई। ये 1/5/2019 फोटोग्राफ है। अब लाइफ स्पेस उसका देखिए, शी वॉज लिविंग इन a joint family and her husband was living in Saudi। She was under tremendous stress because the in-laws were not supportive and she had to look after 3 children and their upbringing on her own। There was no one to whom she could share her agony।
She used to live more in solitude and wept alone. उसने बताया हस्बैंड मेरे शौहर बाहर रहते हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मुझे ताने मारते हैं लोग, परेशान करते हैं, बच्चे को हमें देखना पड़ता है, 3 बच्चे हैं। और आई मीन शी वाज इन अ ग्रेट एगोनी एंड ग्रीफ। सो उसके बाद ये एरप्शंस आना शुरू हुए। सो इनके रूब्रिक्स आप जो बनाया मेंटल्स को लेकर के, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, बच्चों को केयर करना, वरीज। एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, वो बहुत गुस्सा आती है लेकिन वो कह नहीं सकती, बिकॉज आपको मालूम है कि हस्बैंड बाहर है। अगर कोई ऐसी चीज जाती है तो आपको मालूम है कि अ, दुनिया छोटी छोटी बात में डाइवोर्स हो जाते हैं, इस तरह की बातें उसने बताया। एंगर आता था लेकिन सप्रेस करती थी। फियर ऑफ स्नेक्स, उसको बातचीत से मुझे लगा कि वो शी इज बेटर विथ कंसोलेशन। ऑफेंडेड इजिली, persistent thoughts, weeping tendency, anticipatory anxiety, fastidious by nature, and desire for spicy food, perspiration and calm soul। ये सिम्टम पिक्चर उसकी मेंटल एंड फिजिकल जनरल की ली गई। एंड ये आप देखें कि रिपर्टोरियल चार्ट में, कुछ दवाएं, ये 249 ड्रग्स को सॉफ्टवेयर ने हमें सजेस्ट किया। उनमें से ये 3 दवाएं टॉप पे जो कि सिमिलिमम लग रही थी, नेट्राम्योर, पल्सेटिला, नक्सोमिका, शिवात एम्बिथर्मल। सो वी सेलेक्टेड नेट्राम्योर on the basis of care and worries, suppressed anger, persistent thought, weeping when alone and anticipating anxiety। एलोन का, अब उसने कहा कि हमारी कौन सुनता है, मैं चुपचाप, मुझे दुख होता है, मैं चुपचाप कमरा बंद करके रो लेती हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। हस्बैंड को बताती हूँ तो वो कहते हैं कि तुमको वहीं रहना है, जो करना है वहीं पे तुम एडजस्ट करके रहो। तो इस तरह से वो अपने इमोशंस को सप्रेस करती गई। और देखिए किस तरह से जो मरीज है वो वल्नरेबल हो जाता वायरल इन्फेक्शंस के लिए। और ये स्टडी जितनी अच्छी होम्योपैथी में किया हमारे स्टॉलवार्ट्स ने, वो किसी सिस्टम में इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं। सो वी सेलेक्टेड नेट्रम्योर। फर्स्ट में 2019 नेट्रम्योर 30 सिंगल डोज वी प्रिस्क्राइब्ड। अक्सर लोग कहते हैं 30-30 क्यों, तो मैंने कहा भाई बेसिक पोटेंशियल से शुरू करना चाहिए। जून 18 उसने रिपोर्ट, तो शी वाज अ लिटिल बेटर। Then July 21st, lesions much better, very very much better, and patient was very happy from inside। उसने कहा साहब मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बीमारी भी ठीक हो रही और अंदर से मैं अच्छा फील कर रही हूँ, जैसा डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन में लिखा। Then she reported on 5th September 2019, फिर इंप्रूवमेंट रुक गया। So this was time to give another dose of नेट्रम्योर। उसके बाद 4 हफ्ते प्लेसिबो पे रखा। देन 15 अक्टूबर 2019 वो आई, और नेचुरली जब स्किन उसकी अच्छी हो गई तो शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड मैंने कहा ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए। तो जब मरीज को हम लोग कहते हैं दवा बंद कर दीजिए तो वो बड़े खुश होते हैं कि उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया। आप ये देखिए, दिस इज द लास्ट फोटोग्राफ, 15/10/2019। दिस इज ए कंपेरेटिव पिक्चर। आप देखें बिलो बिलो द चिन और लेफ्ट चीक। सेकंड में देखें आफ्टर के नीचे, बिलो द नी, बिलो द चिन एंड लेफ्ट चीक। सी द ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स विद a few doses of Netromyl 30, because it was a similimum and we took into cognizance her mental picture, mental sphere, which was indicative of Netromyl। अभी चौथा केस आपको दिखाते हैं। This is again a child, Master AC, aged 5 years, was brought for the treatment of non-itchy rounded eruptions, and it was diagnosed to be molluscum contagiosum। Associated complaint, tendency to catch cold, सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता था।
फैमिली में डायबिटीज नेफ्रोलिथियासिस थी, which is not significant in prescribing। ये देखिए आप उसके दोनों हाथ में, ज्यादातर अभी चेहरे के मैंने देखा है, हाथ में भी हो जाते हैं मोलस्कम, टिपिकल मोलस्कम कंटेजियस। द चाइल्ड वाज हाइपर एक्टिव, एक्सट्रोवर्ट, वेरी टॉकेटिव, सेंटिमेंटल, सिंपैथेटिक एंड एनिमल लविंग। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है होम्योपैथिक मेडिका में। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक मरीज बहुत एनिमल लवर होता है। सो दैट द चाइल्ड वाज एनिमल लवर। यूजुअली बच्चे डरते हैं एनिमल से, बट ही यूज्ड टू लव। ही वाज सेंसिटिव टू कोल्ड बट हैड क्रेविंग फॉर कोल्ड थिंग्स लाइक आइसक्रीम। जरा सा आइसक्रीम खाया, ठंडा पानी पिया, जुकाम हो जाता है, बुखार, लेकिन उसको चाहिए ठंडा। So these are peculiar symptoms which individualizes a patient for selecting a remedy. So these rubrics were formed on the basis of history. He was restless, concentration difficult, obstinate by nature but extrovert, sympathetic, love for animals, desire for ice cream, tendency to catch cold, changing position during sleep. उसकी माँ ने बताया कि ये सोता है एक तरफ और जब रात भर रेस्टलेस रहता है दूसरे कोने पे सोने मिलता है। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। जब वो बच्चा सो रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो भी हमारे लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो इसको अगर आप देखें तो रेस्टलेसनेस, loquacity, sympathetic nature, tendency to catch cold, liking for ice cream, cold drinks, and position changes frequently। ये कई दवाओं में आता है, लैकेसिस भी है, फास्फोरस, नक्सवामिका, लैक्सिस, लाइकोपोडियम। बट लैकेसिस यू कांट गिव। लोकेसिटी बच्चे ज्यादातर बोलते ही हैं, तो वो लैकेसिस वाली लोकेसिटी नहीं होती। नक्सवामिका के बहुत सारे सिम्टम मैच नहीं करते हैं, तो मोस्ट लाइकली इट वाज फास्फोरस। सो फास्फोरस, नक्स, लैक्सिस, लाइकोपोडियम, सल्फर were shortlisted. Lyco and sulfur were ruled out because patient was chilly. Patient was chilly and liking for cold items like cold water, ice cream. So Lyco sulfur rule out हो गए, patient was chilly and he had liking for ice cream, cold drinks, etc. So we selected phosphorus in this case again. पहला केस भी फास्फोरस था, लास्ट फोर्थ केस भी फास्फोरस। So phosphorus was selected on the basis love for animals. फास्फोरस का बच्चा, डॉक्टर सानी साहब अप्रिशिएट करेंगे कि फास्फोरस का बच्चा बहुत एनिमल को बहुत प्यार करता है। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, क्रेविंग फॉर आइसक्रीम। सो वी सेलेक्टेड फास्फोरस। 21 February 2017 we gave a dose of phosphorus followed by sweet pills. Eruptions on forearm and thigh slightly reduced and new lesions also appeared. So same prescription was repeated. Eruptions reduced, new lesions started appearing. कुछ improvement आया but नया भी आने लगे. So we increased the potency from 30 to 200 and 10 जुलाई 2017 को बच्चे को लाया गया, उसमें improvement was visible. Then 14 September the condition was much better and then 14th November 2017 जब आया तो eruptions almost जा चुके थे। आप ये देखिए, this is a picture taken on 14th November 2017. If you compare at a glance, तो बीच के फोटोग्राफ हटा दिया गया, ये बिफोर एंड आफ्टर अगर आप देखेंगे क्लोजअप तो बीच के कई फोटोग्राफ्स हैं उनको हटा दिया गया बिकॉज आपको विजुअल में अच्छा दिखे। तो देखिए दोनों फोर आर्म्स उसके ऑलमोस्ट क्लियर हो गए with a few doses of phosphorus 30 followed by phosphorus 200. So in
पिक्चर्स को देखने के बाद ये कॉन्फिडेंस आता है कि होम्योपैथिक ड्रग्स अगर वो इंडिविजुअलाइज करने के बाद प्रिस्क्राइब की जाए, जैसा हमारा प्रिंसिपल है, सो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अदरवाइज आप बहुत सारे मिक्सचर देते रहिए, कोई थूजा देता है, कोई एंटीन फ्रूट देता है, कोई कुछ देता है, तो अगर वो सिमिलिमम नहीं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये हमारा पेपर मैंने पब्लिक एक शॉर्ट स्टडी पब्लिश किया था ऑन मोलस्कम इन एशियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी। इट वाज पब्लिश्ड इन 2014। वो केसेस आपको लगेगा कि मैंने 2017 का केस दिखाया, 2019 का दिखाया। सो वो केसेस जो मैंने पब्लिश किए थे उस प्रेजेंटेशन में मैंने इंक्लूड नहीं किया। दीज आर फ्रेश केसेस। जो इसमें मैंने पब्लिश किया था वो 2014 के पहले वाले केसेस थे। सो दिस वाज बेस्ड ऑन 12 केसेस। दिस वाज ए वेरी शॉर्ट स्टडी। एंड अभी रिसेंटली ये हमारी ये पब्लिश होके आया है इन February issue of Homeopathic Heritage. It has been republished in Heritage this time. ये हमारे टीम के वर्कर्स हैं जो हमारे क्लिनिक आ चुके हैं, राजेश सपना, डॉक्टर नवीन गुप्ता, डॉक्टर दिलीप पांडे एंड गौरांग इज माय सन। ये हमारी टीम है। सो ये हमारे सबको ऑथर्स हैं, इस काम में सब इंक्लूड हम लोग करते हैं। सो इट हैज रिसेंटली बीन पब्लिश्ड एंड वन कैन टेक इनटू रेफरेंस, अगर कोई चाहे तो इसका रेफरेंस ले सकता है, हेरिटेज का और एशियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी का। अब क्वेश्चन आता है सिलेक्शन, पोटेंसी सिलेक्शन। So we usually start with indicated remedy in basic potency 30. In case of no response, 200 1M में जाते हैं। कई बार हम लोग मैंने भी शुरू में मिस्टेक्स किया कि we used to start 200 1M 10M, लेकिन मुझे जो लगता है हमारे मास्टर ने भी 30 पोटेंसी ज्यादा यूज किया, और जब आप 30 से करते हैं वो सिमिलिमम है तो उसी में रिस्पॉन्स आ जाता, बहुत कम होता है कि हमें नेक्स्ट पोटेंसी में जाना पड़े। और अगर जाना पड़ता तो मैक्सिमम 200, नहीं हुआ तो 1M। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी लो पोटेंसी इन होम्योपैथी बट इट्स ए वेरी हाई डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन अवोगाड्रो नंबर में देखें तो 24 के बाद आपको, यानी 12C या 24X के बाद उसमें मालिक्यूल भी नहीं होता है। तो 30 potency is very high dilution. And one thing is certain, that similimum will work even in low potency. If the drug is not well indicated, it is not going to work even in high potency. तो अक्सर लोगों को लगता है कि 10M 50M CM देने से अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरा एक मिथ है कि ये सब साइकोटिक मियाज्म में आते हैं, तो ब्लाइंडली फूजा दे देते हैं, कोई मोडेरोनम दे देता है, कोई एसिड नाइट्रिक देता है, एंटीक्रोट देता है, बट जब तक सिम्टम सिमिलरिटी नहीं होगी तब तक वो सिमिलिमम नहीं होगा एंड इट विल नॉट वर्क। अगर थूजा सिमिलिमम है तो थूजा से रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। जस्ट बिकॉज इट इज एंटीसाइकोटिक, इतनी बात से थूजा हमको नहीं देना चाहिए और उससे रिस्पॉन्स भी नहीं आता। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम मरीज आते हैं होम्योपैथिक हैंड से आते हैं, तो मैं देखता हूँ उनके पर्चे में कोई थूजा देता है, एंटीक्रूट देता है, एसिड नाइट्रिक। एक कोई दवा मार्केट में चल रही, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ, वार्टोनिल कोई दवा चलती है, तो मुझे लगता है कि क्या मजाक होता है कि उसमें 4 5 6 दवाएं डालने के बाद और लोग कहते हैं इससे वार्ट और मोलस्कम ठीक हो जाते हैं। भाई वार्ट अलग होता है, मोलस्कम अलग होता है, उसकी उसकी डायग्नोसिस भी अलग होती है, और हमारी दवा का सिलेक्शन तो सिमिलिमम पे होता है, जो होलिस्टिक अप्रोच होम्योपैथी की जो गोल्डन रूल है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। सो मोलस्कम इज ए वन साइडेड एसिम्प्टोमेटिक डिजीज एंड शुड बी ट्रीटेड ऑन होलिस्टिक बेसिस, जैसे मैंने कहा। सो वन साइडेड, कोई सिम्टम नहीं होते तो मोलस्कम के सिम्टम पे दवा प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती। तो इंडिकेटेड सिमिलिमम इज द बेस्ट रेमेडी। अक्सर लोग कहते हैं मोलस्कम में कौन सी अच्छी दवाएं आती। अब आपको मैंने 4 केस दिखाए, उसमें 2 फास्फोरस के हैं
एक कैलकेरिया कार्प है, एक नेक्टर नोट है। सो जब फास्फोरस का केस है तो फास्फोरस से रिस्पॉन्ड करेगा। लोकल एप्लीकेशन इज ऑफ नो यूज, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक। लोग उसको देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल लगा देते हैं जिससे जल जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बट दैट इज कॉटरी इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन टू फॉर मोलस्कम कंटेजियोसम। डिजीज स्पेसिफिक पेटेंट्स आर नेवर 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 क्यूरेटिव। कीप इन माइंड, कितने भी कंपनियां कितने भी पेटेंट्स बना ले, इट इज टोटली बेसलेस, यूजलेस, एंड आई मीन वी शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। वो अपने को डार्क में किसी को रखना है तो कर सकते। टॉपिकल एप्लीकेशन, पीपल अप्लाई थूजा, ट्यूब, ऑइंटमेंट आर द मोस्ट अब्यूज एंड डू नॉट वर्क एट ऑल। थूजा अक्सर लोग लगाने को दे देते हैं। भाई ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत डीप सीटेड बीमारी होती है, इम्यून सिस्टम से कम, इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन होती है, तो इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। वी आर वेस्टिंग टाइम इन ट्रीटिंग सच केसेस बाय दीज मेडिसिन्स। Electro or chemical cautery and laser treatment does not annihilate the cause of disease, hence recurrence is possible. सभी लोग एग्री करेंगे कि रिकरेंस होती रहती है। Cauterization often leads to scarring and faster multiplication of lesion, hence should be avoided. अक्सर स्किन वाले डॉक्टर कॉटराइज करते हैं, लेजर से भी करते हैं, बट उसके बाद मैंने देखा कि और तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर वो होम्योपैथी की शरण में आना पड़ेगा और क्लासिकल होम्योपैथी से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल लिटिल टिप्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद द प्रोफेशन। ये इट्स नॉट ए टीचिंग, इट्स नॉट ए क्लासरूम, बट आई एम जस्ट शेयरिंग द नॉलेज वट एवर वी हैव गेदर्ड। अभी हमारे पास करीब इसमें 10 केस की स्टडी थी, बट चूंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड कुछ डिस्कशन का टाइम रखना चाहिए, सो उसको मैंने कट शॉर्ट करके सिर्फ 4 केसेज इंक्लूड किए। एक केस को मैंने आज ही शाम को हटवा दिया, दैट वाज लाइकोपोडियम। वो फिर कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। तो कमिंग टू द कंक्लूजन that homeopathy offers the best treatment in cases of molluscum. Like any other disease, chances of recurrence is very low or nil, especially with constitutional treatment. If the patient has responded to constitutional drug, I am sure it is not going to relapse. हमारे पास जितने केसेज हमने ट्रीट किए हैं, कोई रिलैप्स होके नहीं आया। ट्रीटमेंट स्पिटिल एंड परमानेंट, हमको सबको मालूम है। स्वीट पिल्स हैं या डिस्टिल वाटर में आप दवा देते हैं और हमको डिजायर्ड रिस्पॉन्स आ जाती है, तो इससे अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ हो सकता है। ना मैंने कुछ उसको लगाया, ना कॉटराइज किया, ना काटपीट किया, ना सर्जरी हुई, ना इंजेक्शन लगा। A few doses of sweet pills with indicated remedy can lead to recovery of patients suffering from molluscum contagiosum. Usually pediatric cases are there. जैसा मैंने बताया, तो बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, अचूक है और बहुत ही वरदान ये पैथी है मोलस्कम के केसेस में। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कमिंग टू एन एंड। ये मैं हमेशा पहले भी मैंने शेयर किया, जो लोग बच्चे हमारे यहाँ एमडी या पीएचडी करते हैं, अगर उनको कोई स्किन डिजीज मिलता है तो उनके पास रेफरेंस की बड़ी कमी रहती है कि वर्क डन ऑलरेडी और वर्क पब्लिश्ड इन द जर्नल्स, इट्स वेरी वेरी मीगर। सो ये मैंने बड़े एफर्ट्स के साथ किताब लिखी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, जिसमें कि इट इंक्लूड्स स्टडीज ऑन विटिलिगो, सोरियासिस, एलोपेशिया एरियाटा, लाइकेन प्लेनस, वार्ट, मोलस्कम एंड माइकोसिस ऑफ नेल, दैट इज ओनिकोमाइकोसिस। इन सारी बीमारियों में आई हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन that homeopathy is the best answer, rapid and gentle answer for the treatment of such conditions. उनमें से मोलस्कम एक मैंने पिकअप किया, एंड आई मस्ट टेल यू डॉक्टर सानी साहब कि जो भी मैंने केसेज आज दिखाए वो ना बुक्स के हैं ना मेरे इस पेपर के हैं। ये सारे केसेस जो मैंने पब्लिश किए वो अलग थे, किताब के अलग थे, ये केसेस मैंने आपको अलग दिखाए। सो देयर इज नो रिपीटिशन, मेक श्योर। सो अगर किसी को रेफरेंस के लिए
मटेरियल चाहिए, पर्टिकुलरली दोज हु आर गोइंग टू डू एमडी और पीएचडी इन डर्मेटोलॉजी ऑफ सम स्किन डिजीज। सो इस बुक से अच्छा रेफरेंस आपको पब्लिश नहीं मिल सकता, ना इंडिया में ना दुनिया में, बिकॉज हमने सर्च किया, कहीं भी पूरी दुनिया में एविडेंस बेस्ड बुक डर्मेटोलॉजी की कोई नहीं। सिर्फ डॉक्टर मनचंदा साहब की किताब आई थी डर्मेटोलॉजी की, जो कि उनके प्रोफेसर रामजी गुप्ता साहब, जिनकी डेथ हो गई, उनके साथ उन्होंने लिखी थी। बट दैट वाज मोर ऑफ थ्योरेटिकल बुक फॉर स्टूडेंट्स, नॉट एविडेंस बेस्ड बुक। तो अगर आप पूरी होम्योपैथिक कम्युनिटी में देखें तो ओनली टू बुक्स आर देयर इन डर्मेटोलॉजी, वन ऑफ माई सेल्फ एंड वन ऑफ डॉक्टर मनचंदा साहब एंड प्रोफेसर रामजी गुप्ता, जो एम्स में शायद डायरेक्ट आई मीन डर्मेटोलॉजिस्ट थे। सो किसी को भी अगर ऑथेंटिक रेफरेंस चाहिए तो इस बुक को आप मंगा सकते हैं, जो कि अमेजॉन पे अवेलेबल। विद दीज वर्ड्स मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वी आर कमिंग टू एन एंड। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया दोबारा बोलने का और अपनी नॉलेज को शेयर करने का। अगर किसी को कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, आप हमको दे सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। आप अपना पीपीटी हटा लीजिए सर। डॉक्टर गुप्ता जी, आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। जी जी जी। जस्ट ए मोमेंट। ये सर, ये क्या हो गया? बहुत ही अच्छा रहा डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। और मैं तो देखता हूँ कि आज के समय में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात कही जाती है, और हम लोग WHD के सेमिनार में भी हम लोगों ने इस बात को महसूस किया था। और सभी, क्योंकि ये जब पब्लिक के बीच में, होम्योपैथिक चिकित्सकों के बीच में एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात नहीं आती है, तो ये एक होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ा डिस्ग्रेस होता है। आज ही डॉक्टर A.K. गुप्ता जी ने एक मैसेज हम लोगों को ग्रुप में डाला, आप सभी ने शायद देखा होगा। उस मैसेज का जो थीम है कि होम्योपैथी अनसाइंटिफिक है, मेडिसिन सिस्टम नहीं है और लोगों को इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। साक्ष्य आधारित चिकित्सा का जरूरत है। और आपने जो आपका शुरू से मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल से हम लोग जब इस सेशन को शुरू किए थे, तब से आप लगातार हर एक बार एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं। और एविडेंस बेस्ड के साथ में सबसे बात यह भी बताने का कोशिश किया कि आपने रोग के नाम पर नहीं, आप रोग के नाम पर नहीं, आप रोगी की इलाज कर रहे हैं। और उसका टोटलिटी, रिपर्टोरियल टोटलिटी एकदम प्योरली क्लासिकल मेथड से ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसमें कोई शक का कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है। इस तरह के इलाज, रोग नहीं ठीक हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों का हम लोग होम्योपैथ हैं, हम लोग खुद तो मानेंगे कि ये ठीक होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस वैज्ञानिक दुनिया को इसको बात को मानाना, है ना, आम पब्लिक के बीच में इसको धारणा लाना। और जब तक ये नहीं होगा तो होम्योपैथी के विषय में जो ये काम करता है, नहीं करता है, गलत है, सही है, ये सारे चीज होते रहेंगे। तो एक और इस कॉम्पिटिटिव एज में, जहाँ की सभी अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर हम सभी सजग नहीं होंगे, अभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो ये नहीं हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, CCRH के द्वारा भी इसके लिए कई एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम आम होम्योपैथिक चिकित्सकों को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है। और डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र होंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, मैं बड़ा गौर से इसको सुन रहा था हर एक स्टेज पर। और रिपोर्टोरियल एनालिसिस में इन्होंने जो मेंटल रूब्रिक्स को डाला और इस बात को प्रूव किया
कि मेंटल और फिजिकल, ये दोनों का जो सम्मिश्रण होता है, दोनों को मिलकर के जो होता है, जो टोटलिटी, वो मैन इन डिजीज कंडीशंस को रिप्रेजेंट करना है, वो निकालना है दिमाग में। रोगी कहाँ है, रोगी कौन है, रोगी की इलाज, हम लोग रोगी की इलाज कर रहे हैं, रोगी का इलाज कर रहे हैं, तो रोगी कहाँ है, इस बात को जानना तो हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम समझते हैं कि आपका लेक्चर सभी के लिए आंख खोलने वाला है, आई ओपनर है, और मैं समझता हूँ कि इस फोरम के माध्यम से हम लोग इस मैसेज को प्रचारित करने में भी हम लोग सफल हो पा रहे हैं कि हम लोग जितने भी हम लोग स्पीकर्स इसमें आते हैं, हम उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसमें अपना समय दें और इसको थोड़ा सा, और साक्ष्य प्रोड्यूस करना बहुत कठिन काम नहीं है, आप कर सकते हैं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी कर सकते हैं, हर एक आदमी कर सकता है, हर एक डॉक्टर कर सकता है, बशर्ते की थोड़ी सी सजगता होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, अभी जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, एथिकल रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत भी यह बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने पेशेंट के केस रिकॉर्ड को मेंटेन करें, उसको अपडेट करें, उसको ये करते रहे, नहीं तो हम लोगों के पीछे में लोग कह सकते हैं कि लोग दावा करते हैं। आज दावा करने की भी बात अभी बहुत ज्यादा जोरों पर चर्चा है, वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं, और निश्चित रूप से दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक रोगी को ठीक कर दिए तो कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरा रोगी को भी ठीक कर लेंगे, और यह ठीक होना इसी बात पर निर्भर करेगा कि हमारा टोटलिटी किस प्रकार से बना, टोटलिटी किस प्रकार से बना, और अनुभव के साथ में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस कार्य के प्रति सजग रहे हैं, काफी इंटरेस्टेड रहे हैं, और आप लखनऊ से के माध्यम से पूरे इंटरनेशनल फोरम में, एशियन होम्योपैथिक लीग में, मैं हर एक फोरम में, लीगा के सेमिनार में, सभी जगह पर आपके जितने भी प्रेजेंटेशन होते रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इसको बधाई देता हूँ। और कोई चिकित्सक अगर मैं इसमें बोलना चाहेंगे, मैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी से भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी भावनाओं को सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही डॉक्टर गिरीश गुप्ता, नमस्कार। डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी का ये लेक्चर बहुत ही अच्छी सुंदर हुआ, बहुत अच्छा सर। जिस तरह से उन्होंने समझाया स्किन डिजीज को लेकर करके और होम्योपैथी को लेकर के, मैं लगता हूं कि इसी तरह के लेक्चर की आवश्यकता है इस प्लेटफॉर्म में। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। आज हम होम्योपैथ क्या करते हैं, स्किन डिजीज को लोकल डिजीज समझ रहे हैं, और लोकल डिजीज समझ करके हम ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। और ये जान लीजिए कि कोई भी स्किन डिजीज ऑइंटमेंट से कभी ठीक नहीं हो सकता है, सिवाय नुकसान का और कुछ नहीं कर सकता। वो नुकसान करेगा हमारे बॉडी को, कभी ठीक नहीं कर सकता है। तो ये देखा गया है कि आज हम जिस भी ऑइंटमेंट को यूज कर रहे हैं, चाहे वो ये रिंग वर्म हो, चाहे एस्जीमा हो, चाहे किसी भी स्किन डिजीज के अंदर, हम उस पेशेंट के साथ में गलत काम कर रहे हैं, उसको नुकसान दे रहे हैं, न कि होम्योपैथी के नाम पर उसको लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ उनका एक लेक्चर बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे फील्ड के अंदर जो पेटेंट मेडिसिन आ रही है, वो पेटेंट मेडिसिन होम्योपैथ को बर्बाद करने जा रहा है। अगर जिस दिन वो पेटेंट मेडिसिन के ऊपर इस तरह का हम लोग सोच बदल देंगे, हम होम्योपैथ को बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सर, सरकार किसी चीज को कोई बंद नहीं करती है। सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं। सब नशा के ऊपर लिखा रहता है, फिर वो इसको यूज करते हैं। कंपनी का काम है बनाना, वो पेटेंट मेडिसिन बनाएगा। हम होम्योपैथ का काम है कि उसको यूज नहीं करना। तो हम उस लायक बन जाएं कि हम इस पेटेंट मेडिसिन को यूज नहीं करें, और हम एक सफल चिकित्सक बन के क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें। तो क्लासिकल होम्योपैथिक से जो हम लाभ दे सकते हैं, जो हम नेम एंड फेम कमा सकते हैं, हमारी होम्योपैथिक जितनी आगे बढ़ सकती है, उतना दूसरे तरफ से ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा साइंस आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्लासिकल के ऊपर आइए, प्योर होम्योपैथी के आइए, हेनीमैन के फॉलो करिए, आप एक सफल चिकित्सक बनिएगा, नेम एंड फेम दोनों कमाइएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, हम लोगों के बीच में बहुत ही सीनियर मोस्ट रिसर्च ऑफिसर और CCRH के डॉक्टर TN श्रीधर कपूर जी
उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर कुरूप सर से, श्रीधर कुरूप जी से निवेदन करूंगा कि आज आप इस मौके पर अपना विचार रखें। डॉक्टर कुरूप, आर यू प्रेजेंट हियर? I see your name in the list. Yes. Yeah. Great. Yes. Whether it is audible? You are audible, sir. You are audible, sir. हाँ, सुन सकता है गिरीश गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता जी, आप बहुत बढ़िया था आपका। नमस्कार। सैल्यूट है तो आपके लिए। तो मैं आपको बहुत सीसीआर से भी आप बहुत ये पेपर प्रेजेंट किया था, मैं उसी टाइम से आपको बताना है। तो आपका सभी टाइम एविडेंस बेस्ड है, मुझे मालूम है। तो आपको बहुत साल से मुझे समझता है, आप बहुत बड़ा अच्छा रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है, मुझे मालूम है। तो इसीलिए आपका एक सभी पेपर बहुत बढ़िया है। तो आप बहुत अच्छा सेवा कर सकता है होम्योपैथी के लिए और सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए। इसके लिए एक बहुत बढ़िया सैल्यूट है, अच्छा है। तो फिर भी आ जाइए, इंग्लिश में भी एक प्रेजेंटेशन दीजिए, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। और कुछ दिस एविडेंस बेस्ड है, तो हमारा ये सब कुछ हो गया। कल भी हमारा एक मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं, और राजेश गुप्ता जी काफी हमें ठीक है साहब, बाद में मिलेंगे तो बात करेंगे। तो दूसरा कोई करने का बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर कुरूप साहब। यस। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, kindly unmute yourself. हेलो राजेश। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, Dr. Rajesh Gupta, kindly unmute yourself. सर आप म्यूटेड हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट राजेश। हमारे बीच में नमस्ते सर। नमस्ते। यस सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तो सर की क्लिनिक में विजिट कर चुका हूँ। सर के यहाँ पे जाके मैंने खुद पर्सनली सारे एविडेंस स्टडीज मैंने खुद पर्सनली देखी हैं, और वाकई में वहां से लौटने के बाद में सर से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी कि होम्योपैथी में केवल अपन डिजीज के नाम से ही ट्रीट नहीं करते, बल्कि पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करते हैं। और उसमें मेंटल, फिजिकल एज वेल एज उसके ड्रीम्स, डिजायर्स, फियर, सारी चीजों को यदि हम इंक्लूड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिंगल रेमेडी इतना अच्छा काम करती है। जैसा कि सर ने अपने बहुत सारे केसेस में दिखाया, वही चीज हम लोगों ने क्लिनिक पे आके अप्लाई किया, तो वाकई में बहुत अच्छे रेट्स देखने को मिले। तो मैं तो बहुत बहुत सर का धन्यवाद देता हूँ, और इस फोरम को भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर सानी सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा सीखने को हमको आज मिला है, और ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता सर ने हमने बहुत कुछ सीखा, और जैसे जब भी मैं वेबिनार देती हूँ तो सर का नाम हमेशा धन्यवाद देते हुए जरूर बोलती हूँ। उस केस में कि सर ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, जिनमें एक चीज है लाइक ही लाइक्स टू वर्क ऑन ड्रीम्स। तो ड्रीम्स का सर मैं इन वाले केसेस में मोलस्कम कंटेजियस में आपने ऐसा कुछ रोल देखा, या ऐसे कुछ अन्य रोचक जानकारी जो ड्रीम्स के संबंधित आपकी इस केस में हुई हो, तो आप जरूर शेयर करिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा। आज ही सपना एक बच्चा आया था लाइब्रेरी से, उसको भी स्किन डिजीज, उसको ड्रीम ऑफ स्नेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, और उसकी प्रेस्क्राइबिंग, एक और लड़की को मैंने सोरियासिस में ट्रीट किया। द ड्रग वाज प्रेस्क्राइब्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम ऑफ स्नेक्स एंड सोरियासिस। वो कभी मौका मिलेगा सोरियासिस पे तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम, एक ही रूब्रिक पे दवा प्रेस्क्राइब करने के बाद तो मार्वेलस चेंज, मार्वेलस, जैसे लगता है कि मैजिक हो गया। सो मैं ड्रीम पे आप कभी सेशन रखें तो ड्रीम पे कैसे प्रेस्क्राइबिंग की जा सकती है वो हम लाइव केसेस प्रेजेंट करेंगे। सपना, डॉक्टर सपना गुप्ता की इच्छा जो है
ये मैं पूरी करूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अब डॉक्टर राम प्रवेश सर ने भी हैंड रेज किया है। डॉक्टर राम क्या अभी तो है, 3 मिनट है। हाँ ये सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आप बताए स्किन डिजीज पर। ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, यह बहुत बढ़िया है और यही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हेपेटिक साइंस। और हमने भी देखा है, 35 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी भी स्किन डिजीज में एक्सटर्नल यूज करने से कभी नहीं ठीक होता है, सपरेशन हो जाता है। खास करके सपरेशन पॉल्यूशन हो जाता है और अदर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चर्म रोग के इलाज में जो है कभी एक्सटर्नल यूज नहीं करना चाहिए हमारे अनुसार। और साथ साथ चर्म रोग में पेशेंट को भी धैर्य रखना है और डॉक्टर को भी धैर्य रखना है। यह हमने अपना सीखा है कि डॉक्टर जब भी धैर्य है, बार बार पोटेंसी चेंज कर देते हैं, बार बार। जैसे हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपने सिंगल डोज से जो आपने जो है स्किन डिजीज को ठीक किए, मोलिस्कम को, बहुत बढ़िया लगा हमको। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक देव और इस तरह के प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। और कोई लोग बोलना चाहेंगे? किन्हीं और को कुछ बोलना है? डॉक्टर राजेश्वरी राप्ता पुणे से ज्वाइन की हैं। डॉक्टर राजेश्वरी राप्ता, आप तो अभी अंग्रेजी सेशन के स्पीकर हैं, फिर भी आप हिंदी अच्छा बोलती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना कुछ, आपको भी मैं देख रहा हूँ बहुत देरी से आप लेक्चर सुन रही हैं, तो आपका बहुत अच्छा रोल है अपने क्लिनिकल इसमें, कृपया आप अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएं। डॉक्टर राजेश्वरी, यू आर प्रेजेंट हियर इन द रूम? या यू आई सी यू, यू आर? Yes, sir. हाँ, Yes, या sir. आप शीज एन एप्रन? यस यस। मैं पहनना चाहता था, मैं भूल गया पहनना आज। कोई बात नहीं। यस राजेश्वरी जी, आप बोलिए। Nice to see you all, sir. I am grateful to IFPH, respected Dr. Sahani, sir, and all the honorable members for giving this opportunity once again to present on this IFPH platform. Today's topic I'll be sharing the नहीं, राजेश्वरी जी, आप अभी प्रेजेंटेशन अभी नहीं करेंगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। आपका सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, ओके सर। ओके, हाँ, आपका सेशन जब शुरू होगा तो अभी इंग्लिश सेशन के होस्ट आपको वेलकम करेंगे। जी सर, जी सर। डॉक्टर गिरीश गुप्ता पर सर ने बोला था कि आपको कुछ कमेंट्स अगर करने हो तो कुछ अपना भी आप राय विचार दे सकती हैं। जी, मैं एक्चुअली ये सेशन मिस कर चुकी थी एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर गिरीश गुप्ता। आई विल जस्ट वॉच इट ऑन द यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। ओके मैम, सो थैंक यू डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने 4 केसेस जो दिखाए, 3 केसेस तो माइंड में ही मेरे भी मेडिसिन आ गए थे, बट 4th केसेस भी लास्ट आपने फिर से फास्फोरस को रिपीट किया तो मुझे माइंड में एक और भी मेडिसिन आ गई थी। बट मुझे लगा कि ये भी केसेस डिफर है, इसीलिए मैंने फास्फोरस को माइंड में नहीं लाया। आया तो था मेरे भी माइंड में, बट मेरे माइंड में कुछ और मेडिसिन आ गई, फिर आपने क्लियरिफाई किया, सो थैंक यू वेरी मच। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, ऐसे ही सर आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर शेयर करते रहिए। सो वंस अगेन थैंक यू। अब हमारा धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सब ये मंच में डॉक्टर हुबल डिसिल्वा को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू Dr. Deepamala, Dr. Sahani sir, Girish Gupta sir, all are in the platform. But I think that this is nowadays people are not coming to this stage and they are all going to the YouTube. That is not good.
Because otherwise, if there are no people in the IFPH meeting, it will not be a good thing. So you have to attend. All of them, those who can do, please attend the session also. After that, you can refer it in the YouTube. That is good. I think that more people should come to the platform.